बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस, जिसकी अगर बात की जाए तो आज भी इसका फ़ैसला नहीं हो सका। तकरीबन मुसलसल ये तीसरी या चौथी तारीख़ है और तारीख़ पर तारीख़ क्या वजह है। ये एक फ़िल्म के अंदर मुहावरा था, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिकली बात करें तो इस केस के ऊपर ये नाफज हो चुका है। इसकी वजूहात क्या है, कौन सी ऐसी वजह है कि ये इतना पेचीदा केस हो रहा है। अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस, जो कि बानी पीटीआई इसमें जो है वो मुलज़म है और दीगर इसमें कौन कौन से मुलज़म है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने जो मेहमान उनका तारुफ करवा दूँ। माहिर कानून आज मैंने जो अपने इस प्रोग्राम में जो है वो उनको इनवाइट किया है। सफदर शहीन साहब हमारे कानून हमारे साथ, वेलकम प्रोग्राम में कहते हैं सफदर शहीन साहब आपको। और उसके साथ जो है वो राव खालिद साहब माहिर कानून, वो भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, उनसे भी इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। वेलकम राव खालिद साहब आपको कहते हैं। और मियाँ दाऊद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले मियाँ दाऊद साहब आपको वेलकम प्रोग्राम में, और आपसे ही शुरू करते हैं। क्या वजह है, सीधा और सादा सवाल है, तारीख पर तारीख वजह क्या है, पीछे बिहाइंड द स्टोरी क्या है? वजह ये नज़र आती है कि मेरी मालूमात के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो पैरों में पड़ी हुई है और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बाहर निकल के ये कहते हैं कि हम डील नहीं ले रहे। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक तो कल भी इन्होंने जाकर जो है वो मिन्नत की कि हमें एक तारीख जो है वो दे दें, हमें एक मोहलत दे दें, हम किसी नुक्ते के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका फिर सिस्टमेटिक तरीका ये निकाला गया कि सुबह कोर्ट जो है वो लगेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं बानी पीटीआई के, वो और उनके जो वकला हैं वो अदालत में पेश नहीं होंगे। यही हुआ आज भी, मंसूबे के तहत वो लोग पेश नहीं हुए, मजबूरन फिर अदालत को जो है वो अपना केस जो है वो डेफर करना पड़ा। तो ये हुकूमत से जो है वो पाँव में पड़ी है, पीटीआई हुकूमत के पाँव में पड़ी है कि इसको डिले कर दे, आगे कर दें। मियाँ साहब, हुकूमत जुडिशरी बात मान लेती है वैसे इस मामले में नहीं, जुडिशरी नहीं मामला बात मानती। अदालत को आपने ऐसा माहौल फ्राहम करना होता है जिसमें अदालत जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने की तरफ चली जाती है। बानी पीटीआई जो है वो हुकूमत के कम मुल्ज़म हैं, इस रियासत के ज़्यादा बड़े जो हैं वो मुल्ज़म हैं। तो रियासत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का फ़ैसला करना है कि उनके साथ डील होनी है या नहीं होनी है। बहरहाल जिस तरीके से आप पहले दिन से देखें कि ये मुज़ाकरात की भीख मांगी किसने, पीटीआई ने मांगी, असम्बली के फ्लोर पर मांगी। शिबली फराज ने हाथ जोड़कर कहा कि खुदा का वास्ता हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। ठीक है, हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने ग्रेस दिखाई, उन्होंने एक स्पीकर कौमी असम्बली ने एक रोल प्ले किया और एक मुज़ाकराती कमेटी जो है वो बना दी। अब मुज़ाकरात किस चीज़ के कर रहे हैं और मुज़ाकरात के नतीजे में क्या पाकिस्तान में ऐसी की बुनियाद डाली जा सकती है कि आप मुज़ाकरात के सिलसिले में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हैं, किसी भी जुर्म के हैं, उनको आप मुज़ाकरात के जरिए छोड़ना शुरू कर दें? तो ये तो हुआ है माजी में। नहीं, माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिली कि मुज़ाकरात के जरिए जो है वो किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर को जो है वो छोड़ा गया हो। ऐसी एक भी मिसाल जो जिसने भी क्या रिहा हुआ है, चाहे वो नवाज शरीफ है या कोई और बंदा था, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग के जरिए ही लेकिन इतवार के रोज जो है वो मुलाकात भी करवाई गई बानी पीटीआई के साथ। ये सबसे बड़ा अलमिया है। तहरीक इंसाफ को इस बात से रिफ्यूज करना चाहिए था कि वो तो सबसे ज्यादा रूल ऑफ लॉ का मुतालबा कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले इस बात का मुतालबा करना चाहिए कि कानून के मुताबिक इतवार को किसी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकती। अगर इनको पेशकश की भी जा रही है, कोई ट्रैप कर भी रहा है कि आए इतवार के रोज आप मुलाकात कर ले, तो ये रिफ्यूज करें ना कि नहीं जी, हम तो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले बंदे हैं, हम तो इतवार के रोज जो है वो मुलाकात नहीं करेंगे, हम तो जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो दिन किसी कैदी के साथ मुख्तस है उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन वो चूंकि इस वक्त वो अपना लेकिन वो तो एक पार्टी चला रहे हैं, उनको तो जब भी मौका मिलेगा मुलाकात का वो तो जाएंगे। तो फिर रूल ऑफ लॉ का नारा ना मारे, फिर रूल ऑफ मतलब अपना एनआरओ लेना हो, अपनी डील करनी हो, तो वो तो देखें दाऊद साहब, मियां दाऊद साहब, वो तो इसको मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं ये इलीगल जो है वो उनको सियासी विक्टिमाइज किया गया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइज है, वो तो इसको मानते ही नहीं है। उनके मानने या ना मानने से तो किसी एफआईआर का, किसी रेफरेंस का, किसी अदालती फैसले का फैसला जो है वो फेट नहीं डिसाइड होनी। फेट तो डिसाइड होनी है किसी एफआईआर के मुताबिक, उसकी एविडेंस के मुताबिक और अदालत के फैसले के मुताबिक। अच्छा, आप समझते हैं कि पीटीआई ही जो है वो पांव पड़ी हुई है, वो ही कोशिश कर रही है, हुकूमत नहीं चाहती? मैं नहीं समझता कौन इस वक्त इस बात को डिनाई करेगा
कि पीटीआई की भीख मांगने के मुज़ाकरात की भीख उन्होंने क्या नहीं मांगी, सब जानते हैं मांगी, असेंबली के फ्लोर के ऊपर मांगी, हाथ जोड़े शिबली फराज ने कि खुदा का वास्ता है। लेकिन सियासी बातों के मुज़ाकरात तो होने चाहिए ना। चलो अगर सियासी बातों में मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन गैर सियासी लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आप कहते हैं कि पीटीआई गैर सियासी, मैं पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम मानता हूँ, आप उसे कहते हैं। जी राव खालसा साहब, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए जी, आपने अभी पहले कहा कि तारीख पर तारीख दी जा रही है, तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। सिविल केसेस में अक्सर ये काम होता रहता है और तारीखें पर डलती रहती हैं और बाज़ साल हर साल केसेस चलते हैं, उसके बाद उनके नताइज आते हैं, उनके फैसले होते हैं। इसलिए इसमें भी जो है आज सारे का सारा डिले करने का, और यानी हुकूमत ने कोई, या अदालत की तरफ से इसमें कोई यानी कोताही नहीं है। जज साहब जो है नासिर जावेद साहब, वो तो अपने टाइम लिए अपने कोर्ट में पहुंच गए थे, 8:30 बजे ही वाज इन द कोर्ट। लेकिन पीटीआई के वकला, पीटीआई के जो मुल्ज़मान थे वो वहाँ पे नहीं पहुँचे। मुल्ज़मान तो जेल में ना, वो कौन लेके आएगा? लेकिन उन्होंने पहुंचना था ना, आखिर उन्होंने तैयार नहीं थे, क्या वजह थी? अदालत ने तलब किया, तो उन्होंने तलब किया, उन्होंने खुद तो तैयार नहीं थे, क्या वजह थी? सब लेके तो आए ना, उनको पेश करें। वो जबरदस्ती अदालत जो है किसी को खींच के नहीं ला सकती। अदालत का अपना एक डेकोरम होता है। अदालत सिर्फ एक आर्डर के ऊपर जो है वो सारा कुछ हो जाता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ जज के एक आर्डर के ऊपर। मैंने ये जो 50 दफा देखा है कि जज साहब सिर्फ ऑर्डर देते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है हुकूमत ने करना साहब अगर खींच के लेकर जा सकते तो ला भी तो सकते हैं ना। ऐसी कोई खींच के लेके गए तो वहाँ पे कानून की अमल दरामद उस पर किया ना। आज कानून पे अमल दरामद करने के लिए उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरह के मामला होंगे या इस तरह की हरकत हो सकती है, तो उस हरकत को जो है आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि ऐसा नहीं तो आप समझते हैं कि ये एक रूटीन मैटर है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई मुज़ाकरात का मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ जिस पर तारीख पड़ती है अदालतों के अंदर, ये वो बात है वकीलों का। जो एक चीज़ तो मैं मियां दाऊद साहब की बात के साथ 100% इत्तेफाक करूंगा कि ये सारी की सारी डील की इस वक्त जो है ना वो काम चल रहा है। ये डील करना चाहते हैं, हुकूमत भी करना चाहती होगी, लेकिन वो अपनी शराइत पर और ये अपनी शराइत पर ये चाहते हैं कि लेकिन अगर हुकूमत नहीं करना चाहती तो इतवार के रोज कोई मुलाकात नहीं होती, बानी पीटीआई की मुलाकात करवा दी उन्होंने, तो चाहती तो है ना। फिर देखिए ऐसी चीज़ें जो है ना माजी में भी होती रही है कि बाथरूम में बैठ के भी जो है उनके जो है वो अदालतों ने उनको जो है रिलीफ दिया और उनकी जमानतें हुई हैं। इसलिए ये एक अजीब, देखिए कोर्ट होती है, वो 24 आवर कोर्ट होती है। अगर वो ऑर्डर करे तो इतवार छोड़ के ईद वाले दिन भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन राव खालसा साहब, एक तरफा मोहब्बत नहीं है यहाँ पर। आप जो वज़रा हैं नून लीग के, उनमें से जिस तरह राना सनाउल्लाह का जो है वो इस वक्त बात करें तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है पीटीआई के हवाले से, जब उनसे वो बात इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो फिर इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो है ना। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ पीटीआई चाहती है तो हुकूमत नहीं चाहती, तो फिर सॉफ्ट कॉर्नर ने कहे वो सियासी, देखें वो बिल्कुल एक सियासी आदमी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, हमेशा पॉलिटिकल बात करती है। वो जो है अब कहीं पे यहाँ पे आप आप कर ले आए किसी और तलाल चौधरी साहब को, वो इस तरह की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी में और उनकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी में फ़र्क है। तो सनाउल्लाह साहब ने सर्दो गर्म सारा देखा हुआ है, इसलिए वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। और ये तो बेहतर कौन है में से, कौन बेहतर? राना सनाउल्लाह साहब ठीक बात कर रहे हैं और इस वक्त यही बनता भी यही है। किसी भी जमात को कोई भी हो, चाहे नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, टीएलपी हो, किसी को कॉर्नराइज नहीं किया जा सकता, किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। उनके साथ मामलात अगर करने हैं तो ये मुज़ाकरात के जरिए होने और अदालतों ने रिलीफ देना है। ये ना एस्टेब्लिशमेंट इनको ये रिलीफ देगी, ना हुकूमत रिलीफ दे सकती है। नहीं, फिर अदालतें तो फिर तरीक पर तरीक ही पड़ रही है। कितने दिन वो पेश हो जाते हैं ना, कितने दिन मुल्ज़मान जो पेश होने थे, अगर वो जेल के अंदर है तो फिर वो उसने रिफ्यूज कर दिया ना। अच्छा, बानी पीटीआई ने रिफ्यूज कर दिया कि मैंने नहीं आना जब तक मेरी फैमिली और वो मेरे बुकला जो है वो नहीं आएंगे, तो कोर्ट ने उसको अर्जन कर दिया, वो पेश कर देते। अगर इनको एतराज है, अगर ये डील नहीं करना चाह रहे, अगर इनको फैसले पे कोई एतराज नहीं है, ये वॉलंटरली खुद जाते जाके पेश होके कहते बानी पीटीआई के जी मेरे केस का फैसला सुना, कह देते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये क्या बात हुई है, क्या लेम एक्सक्यूज हुआ कि जी वो सफदरशीन साहब की तरफ जाता हूँ क्योंकि उनकी अब टाइम उनका भी है, बारी है। सफदरशीन साहब, क्या माजरा है? ये वाकई एक मामूल की कार्रवाई है जिस तरह जो है वो अदालत के अंदर होता है, या इसके पीछे एक बड़ी कहानी है? जी, मेरे ख्याल में जिस तरह आप बात कर रहे हैं, मेरे दोनों कलीग्स ने की है, उसमें वो कहते हैं ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब देखें, जिस तरह आपने सवाल उठाया कि जेल में जो मुल्ज़म है और जेल में ही अदालत है,
तो कहा जा रहा है कि उसने पेश होने से इनकार कर दिया है। इससे पहले तो 20वीं दफ़ा बानी पीटीआई पेश हुआ है, उसने इनकार नहीं किया। और जेल में जो पेशी होती है उसका प्रोसेस ये होता है कि जेल के प्रेमिसेस के अंदर ही अदालत होती है, हम उसमें ट्रायल करते रहे हैं। और जो सुप्रीडेंट जेल होता है वो अदालत से पूछ के तो मुलजमान 1 हो 2 हो उनको अदालत में पेश करता है, और ये रूटीन की कार्रवाई है। और दूसरी बात ये इसमें जो बड़ी अहम है कि जाय साहब जो अभी मीडिया सारा पता चला, मैं सुबह भी 2 प्रोग्राम में लाइव था कि 11 बजे जाय साहब आए तो मुलजमान नहीं थे, तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने अजन कर दिया। मेरी गुजारिश ये है कि अदालत का टाइम 11 बजे नहीं है, 9 बजे शुरू होता है और 3:30 तक कंटिन्यू रहता है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अदालत अगर उसमें थोड़ा वेट कर लेती है तो ये कई दफ़ा होता है। अगर अदालतें यहाँ छुट्टी वाले दिन घर बैठे मुलजमान को बेल दे सकती हैं, बाहर बैठे मुलजमान को संडे को अदालतें लगा के बेल हो सकती है, सैटरडे को कोर्ट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन करके बेलें दे सकती हैं। तो ऑनरेबल जय साहब अगर वहाँ 11 बजे की बजाय 12 बजे तक वेट कर ले तो कुछ नहीं होना था। मेरा ख्याल है, आई माइट बी रॉन्ग, कि जिस तरह मीडिया पे और बाकी नकाद सभी जो हैं उनकी अपनी अपनी राय है, अगर उनका कंसेंसस किया जाए तो लगता है कि देयर इज़ समथिंग बिहाइंड दिस डिले, और वो सिंपल नहीं है, जैसे नज़र आ रही है वो वैसे नहीं है, उसके पीछे कोई वजह है। और जिस तरह अभी बात हो रही थी कि एक पार्टी चाह रही है डील, एक नहीं चाह रही, तो मुझे साहिल लुधियानवी का इंटरव्यू याद आया। उससे किसी ने पूछा कि आप इतने कामयाब शायर हैं तो कभी इश्क किया, तो साहिल लुधियानवी ने बड़े गर्म जोशी से कहा कि यस। तो उन्होंने पूछा कि कितने इश्क, उन्होंने कहा मेरा हर इश्क 50% कामयाब रहा। तो उन्होंने कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा मैं हमेशा राजी रहा, एग्री रहा, कुड़ी को नहीं मननी। तो अगर ऐसी बात हो तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते अगर 50% ही हो। तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ें हैं ऐसी जो बिहाइंड द कर्टन चल रही हैं। और ये जो आज डेट हुई है, जहाँ पे जो मुझे टीवी के ज़रिए पता चला कि कमेंट्स भी जो जज साहब के आए हैं कि जजमेंट तैयार है और वो साइन शुदा है। मेरा ख्याल है ऐसा शायद ना कहा हो, अगर कहा है तो फिर तो जज साहब को वेट करके उसको जजमेंट को प्रोनाउंस कर देना चाहिए था जो भी थी। अच्छा, इसमें एक नाज़रीन के लिए ज़रा इन्फॉर्मेशन भी हमें भी दे दें, मुझे भी दे दें, क्या मुलजमान का या उनके जो वकला का होना ज़रूरी होता है कोर्ट में, या फ़ैसला वैसे भी सुनाया जा सकता है? नहीं, मुलज़म या मुलजमान का होना ज़रूरी होता है, उनके वकला का होना ज़रूरी नहीं होता फ़ैसले वाले दिन। अदरवाइज़ मुलज़म और उसके वकील दोनों का होना ज़रूरी होता है कि अगर केस ट्रायल प्रोसीड करना है, आगे चलना है, उसमें कोई भी प्रोग्रेस होनी है, कोई भी कार्रवाई होनी है, तो वो मुलज़म का वकील ही करता है। लेकिन एज़ फॉर फाइनल जजमेंट इज़ कंसर्न तो उस दिन वकला का होना ज़रूरी नहीं है। वकला आएँ तो ये कोर्ट को ग्रेस बख्शते हैं, कोर्ट इनके आने को वेलकम करती है। अगर ना आए तो मुलजमान अगर अकेले हों तो उनको भी सुनाया जा सकता है, मैंडेटरी नहीं है। नहीं, इस तरह तो मुलजम, जिस तरह आज मियां दाऊद साहब ने कहा जी कि बानी पीटीआई ने खुद इनकार कर दिया, तो वो तो फिर अगर इनकार करते रहेंगे तो फिर ये इंफॉर्मेशन मियां दाऊद साहब की, इसमें तो वही कहेंगे। लेकिन कानून के मुताबिक ये है, देखिए जैसे आपने सवाल भी किया था कि एक मुलजम जो बाहर फिर रहा है उसको तो किसी ने कहा तो वो आ जाएगा, तो जो मुलजम ही जेल के अंदर है, वहीं पर अदालत है, तो उसको जेल हकाम ने पेश करना है। क्या जेल हकाम की तरफ से ये कोई ऐसी तरदीद आई है, कोई ऐसी बयान आया है कि जी बानी पीटीआई ने पेश होने से इनकार कर दिया? अगर बानी पीटीआई ने इनकार कर दी तो उसका इनकार इतना मीनिंगफुल है गवर्नमेंट के लिए या जुडिशल कस्टडी वालों के लिए या एसपी के लिए, सुप्रीडेंट जेल के लिए? तो इससे पहले जो सैकड़ों हुई हैं तो उसमें आज तक ये बात क्यों नहीं आई कि जी बानी पीटीआई ने पेश होने से इनकार कर दिया? नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा था सफदर भाई, कोर्ट रिपोर्टर सारे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने सारी प्रोसीडिंग अटेंड की, और हम सब जानते हैं कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो जो अदालती माहौल देखते हैं, उन्होंने ये बात रिपोर्ट की, कोर्ट ने 2 दफा उनको बुलाया और उनको ये पैगाम दिया, कोर्ट के स्टाफ ने, जो जेल का अमला था, कि बानी पीटीआई ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी फैमिली और मेरे वकला नहीं आएंगे मैं अदालत में नहीं। किसको बुलाया, सॉरी जज साहब की जाने से किसको बुलाया? कोर्ट ने मुलजमान की तलबी का कहा कि मुलजमान को पेश करें, तो उनको ये इन्फॉर्म किया गया अमले की तरफ से कि मुलजम का ये कहना है कि जब तक उनके वकला और फैमिली नहीं आएगी वो अदालत में पेश नहीं होंगे। ये कोर्ट रिपोर्टर्स ने, मीडिया ने रिपोर्ट किया, तो वो उनके सामने ये सारी बात हुई है, ऐसी बात नहीं है। ये अगर ऐसी बात भी हुई हो तो हमारे भी यहाँ जब मुलजमान आते हैं तो वो प्रिजन वैन में होते हैं या बख्शी खाने में होते हैं, तो वो रूटीन है, वो कहते हैं कि मैं अपने वकील के साथ पेश होना चाहता हूँ, तो मेरे वकील और जजेज वहाँ पे वेट कर लेते हैं। क्योंकि अगर तो अदालत का टाइम ख़त्म हो रहा हो तो फिर तो आप कह सकते हैं कि अदालत का टाइम ख़त्म हो रहा था,
तो 11 बजे 9 बजे शुरू होकर 3:30 तक अदालत का टाइम है, तो अदालत का टाइम मेरे ये दुरुस्त 11 बात। बजे के तो बाद इंतजार भी काफी तो किया जा हाँ, सकता ये है ना। दुरुस्त काफी बात सारा है इंतजार और- किया जा सकता है, बिल्कुल। होना चाहिए। और अदालत जो है वो पाबंद है 3:30 तक बैठने की, 3:30 वो मैं नहीं कह रहा। बाकी केसेस भी देखने हैं ना, सिर्फ एक तो नहीं देखने। यस सबसे सही साहब, एग्जैक्टली, मैंने कब कहा कि सिर्फ एक देखना, मैंने तो ये बात ही नहीं की। ब्रेक लेते हैं, ये ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। गर्दालू तामीराती साइट्स, स्मोक की बड़ी वजह। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम तामीराती साइट्स पर 20 जनवरी तक मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम की तनसीब लाजमी करार। तामीराती साइट्स पर PM 2.5 और PM 10 ज़र्रात में 80% तक कमी यकीनी। 8 मिनट में सिर्फ 1 लीटर पानी का इस्तेमाल। कीमत सिर्फ 60,000 रुपए से। 90 था 150 वाट पर चलने वाला एक एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम, कम खर्च पर काबिल मरम्मत। ऑनलाइन और मार्केट में आसानी से दस्तियाब। बिल्ट इन टाइम कंट्रोलर के साथ कानूनी कार्रवाइयों से बचने के लिए मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम की तनसीब अमल में ला। हुकूमत पंजाब। ईगल केबल्स 1978 से आला मेयार के केबल्स और कंडक्टर्स फराहम कर रहा है। ईगल केबल्स, हमेशा का साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं अल कादर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके ऊपर अगर बात करें तो आज फिर जो है वो अगली तारीख पड़ी है और ये अगली तारीख बताई जा रही है 17 जनवरी। तो देखते हैं कि मियां दाऊद साहब से एक मरतबा फिर बात करते हैं। मियां दाऊद साहब, है केस क्या, ये कितना स्ट्रॉन्ग केस है, आप क्या समझते हैं कि ये वाकई बड़ी करप्शन हुई है? नहीं, सजा का भी बता दें। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और अवामी पैसे का चोर को वापस करना, ये केस है। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में डिटेक्ट हुआ। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसको पकड़ा कि ये गैर कानूनी तौर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। वो मनी लॉन्ड्रिंग जिन मलिक रियाज साहब के अकाउंट्स में से पकड़ी गई थी वो उन्होंने गवर्नमेंट को वापस कर दी। अनफॉर्चुनेटली उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वैसे ये पकड़ी किसने? नेशनल क्राइम एजेंसी ने, और बरतानिया उस वक्त ने। हुकूमत किसकी थी? PTI की गवर्नमेंट थी। तो फिर की PTI को ये भी तो क्रेडिट दें कि वापस लेके आए हैं। नहीं, वो इन्होंने नहीं ना पकड़ी। ये वो तो बरतानिया ने इनको वापस ठीक है। की। इन्होंने तो जिस चोर ने वो मनी लॉन्ड्रिंग बाहर मुंतकल की थी उसको उन्होंने यहाँ पर लाकर वापस कर दी। ये क्रेडिट नहीं, ये और डिस्क्रेडिट ये है। PTI के दौर में ये PTI के मनी दौर लॉन्ड्रिंग में हुई थी। ये उन्हीं के दौर में हुई और रिपोर्ट ही उस वक्त हुई थी। फिर ये उसको कैबिनेट की मीटिंग में ले गए। ये खुद तस्लीम करते हैं कि उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में उसको, वो एजेंडे पर नहीं थी, वो बंद लफाफे में थी और उसकी मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बहरिया टाउन को जुर्माना किया, आपने वो जुर्माने की मद में उसकी रकम जो है वो एडजस्ट कर दी। आपका इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस है, उसके मुताबिक तो ये कितनी की सजा हो सकती है? वैसे आप माहिर कानून है, ये तो अदालत की डिस्क्रिप्शन है। मैं इस बात का वैसे इस नहीं केस हूं। के इस तरह के केसेस की क्या आप कहते हैं इस केस के? मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये अदालत की डिस्क्रिप्शन है। अदालत हो सकता है कि 7 साल सजा कर दे, अदालत हो सकता है 10 साल कर दे, अदालत हो सकता है 14 साल सजा कर दे। वो जो डॉक्यूमेंट, जो एविडेंस सामने कोर्ट के आई है उसके मुताबिक कोर्ट ने जज करना है कि तो इसका जो जुर्माना आयद किया गया था वो किसने किया था? जुर्माना, देखिए जुर्माने का तो अभी फैसला होना है। ट्रायल कोर्ट इस बात का फैसला करेगी, इतनी सजा है और उसके अंदर वो जुर्माने का जो है वो फैसला करेगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल 435 नहीं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 460 अरब का जो जुर्माना किया था। 460 अरब रुपए की कहा था कि ये आप पैसे जो है वो सिंध गवर्नमेंट को वापस करेंगे बहरिया टाउन, और उसकी जो किस्तें करनी थी वो पैसा जो है उस मद में 190 मिलियन पाउंड जो है वो एडजस्ट करवाया गया। ये गैर कानूनी काम लेकिन किया इसका गया। मियां दोस्त साहब, क्या ये आपको नहीं लगता कि आप एक माहिर कानून है कि किसी भी चीज़ की कोई सॉलिड एविडेंस होता है कि इसका कोई तहरीरी मुआहदा है? सर, तहरीरी मुआदे को आप एक साइड पे कर दें, आपके पास ये एविडेंस तो मौजूद है ना कि बरतानिया ने आपको मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वापस किया और वो पैसा जो है वो मलिक रियाज को वापस कर दिया गया। ये एविडेंस काफी है, इसमें किसी और एविडेंस की जरूरत ही कोई नहीं। नहीं। सुना कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ही पड़े रहे वो पैसे। हाँ जी, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलिक रियाज के मद में पड़े रहे कि मलिक रियाज को जो जुर्माना हुआ था उस मद में पड़े रहे। ये इतना सा केस है, इसमें कोई गवाह ना भी हो, ये डॉक्यूमेंट को आप एवेल्युएट करके सजा दें, ये सीधा सीधा इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस बनता है। और सिर्फ यही नहीं
जो जो इसके बेनिफिशियरी हैं, जिनने इसके अंदर फैसिलिटेशन की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहबान हैं, जो भी हैं, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि बाहर से आवाम का टैक्सों का पैसा जो है वो कोर्ट ने भी तो क्यों पैसे रिसीव किए उस वक्त? गैर कानूनी क्योंकि उस वक्त सारी सेम पेज पे मैच फिक्सिंग चल रही थी। साकिब निसार साहब से लेके, मुश्किल सवाल राव खालिद साहब से पूछे, साकिब निसार साहब से लेके ऑनवर्ड सारे जो है उस वक्त वो एक राव खालिद साहब, इसमें तो मियां दाऊद साहब कहते हैं कि जुडिशरी भी मुलव्वस है उस वक्त की। इस वक्त ये केस जो है, इस वक्त ये केस जो है अदालत में जो है चल रहा है, और इस केस के जो है नताइज के ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते कि इसका क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा। ये तो आपने जैसे अभी मियां दाऊद साहब बता रहे थे कि 14 साल तक की एक सज़ा तो बनती है। अब वो इसको कितनी देते हैं ये अदालत ने फैसला करना होता है। ये एक ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पैसा जब वहाँ से आया तो ये जाना चाहिए था हुकूमत के ख़जाने में। ये उस काबीना के इजलास में एट द लास्ट मोमेंट जो है ये एजेंडे पे लाया गया, और बंद लिफाफे को बगैर पढ़ाए, क्योंकि ये एक कानून के मुताबिक असूल है कि कोई भी चीज़ जो पास करवानी है आपने उसको बाकायदा पढ़ा जाता है, बताया जाता है, काबीना उसके ऊपर फिर गौर करती है, फिर उसको पास करती है या फेल करती है। वो बंद लिफाफे को उन्होंने कहा जी ये इसको पास कर दें जी, ये ख़त्म हुआ जी, ये पैसे उधर जाएंगे। उस वक्त आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है उनकी कोई बात को रद्द नहीं कर सकता था, ना अब भी कर सकता उनकी पार्टी के अंदर, तो वो हो गया। अब ये एक अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है और 100% यानी कि है, और इस पे जो है ये फैसला आना है और उनके ख़िलाफ़ आना है, जो उम्मीद नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर उनको शायद अदालत को कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए जिसमें उनको जो है सज़ा ना हो, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त तक के जो हालात हैं उनके मुताबिक तो सज़ा बनती है। और रह गई बात ये कि पिछले जो आप फरमा रहे ये इसी तरह ही है कि वो पैसे आए, यहाँ से गए, इन्होंने उसमें अदालत के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रख दिए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार ही नहीं था अपने अकाउंट में रखने का, तो सुप्रीम कोर्ट को पूछ ही नहीं रहा। फिर पूछना चाहिए, ये किसका कसूर है? पूछना चाहिए, ये हुकूमत का कसूर है। अभी भी मैं ये कहूँगा हुकूमत को चाहिए कि ये पूछे उनसे बात करे कि भाई ये पैसे आप हुकूमत के अकाउंट में जमा करवाएं। फिर साहब का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब को भी बुलाएं, फिर बुलाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। फिर ये तो इस तरह लग रहा है कि सिर्फ बानी पीटीआई को विक्टिमाइज करना है, बाकी किसी को पूछ ही नहीं। देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जैसे जैसे खुलती जाएंगी ना, ये सारे कुछ इन्वॉल्व होंगे, और ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक बदकिस्मती है कि जो चला जाता है ना उसको कम ही लोगों ने पूछा है। हमारे यहाँ देख लें कि जो पीछे जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग गए हैं उनको कभी किसी ने नहीं पूछा, चाहे ज़ियाउल हक साहब थे, चाहे याहिया खान साहब थे, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे या कोई और था, तो उनको कभी किसी ने नहीं पूछा। हालांकि उन्होंने हमेशा कानून और आइन को तोड़ा, आइन को मुअत्तल किया, कभी किसी को सज़ा हुई नहीं हुई। नहीं, लेकिन राव खालिद साहब जिस तरह आपने कहा कि ये वो एक बंद लिफाफा प्रूव करवा लिया गया कबीना से, वो तो चलो आपकी बात मानते, लेकिन ये कहाँ पे मुआहदा ऐसा मौजूद है कि अल कादर ट्रस्ट के इस रकम के जो है इवज़ अल कादर ट्रस्ट की ज़मीन ली गई, इसका कोई रिटर्न मुआहदा तो नहीं है? रिटर्न तो कोई भी चीज़ नहीं है, ये उन्होंने देखे गिफ्ट कर दी, एविडेंस तो जरूरत होती है, उनको गिफ्ट कर दी ना, उनको गिफ्ट कर दी। अब वो गिफ्ट इतनी 400 किनाल जगह जो है वो नहीं, ये तो फिर अज्यूम नहीं किया जा रहा कि ये जमीन जो है नहीं है, इसकी एविडेंस मौजूद है, अज्यूम नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट्स है। उन्होंने बकायदा बहरिया टाउन वालों ने उनको यानी कि दी है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि अज्यूम की जाए, ये फैक्ट्स के ऊपर चीजें मौजूद है। जो वो ट्रस्ट के नाम है या इमरान खान के नाम है? और देखिए इमरान उस ट्रस्ट में है कौन, ट्रस्टी कौन है ये बताए ना आप। चले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, ट्रस्टी कौन है? ट्रस्टी तो उसमें बुशरा बीबी है, ट्रस्टी तो उसमें दूसरे, ये पीटीआई तो खुद उसमें ट्रस्टी है ना, तो उनके नाम ही हुई ना। फिर ट्रस्ट की जो जगह है जब ट्रस्ट के नाम हो गई, उसमें इमरान खान भी है, उनकी जो अहलिया भी है, मैं वही तो कह रहा हूँ, बुशरा बीबी मैंने नाम लिया उनका कि ये ट्रस्टी है, जुल्फी बुखारी, ठीक है ना, ये ट्रस्टी है। ट्रस्टी जो है उनके नाम है, इस जगह वो ट्रस्ट के नाम है तो उनके नाम है, और ट्रस्टी के, और ट्रस्ट किसी की मलकियत नहीं हो सकती कि, और सफदर शहीन साहब जी बिल्कुल आपने ठीक है, कानून के मुताबिक ट्रस्ट में भी आप देखें उनकी बकायदा जो है जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, लेकिन वो उनकी पर्सनल मिल्कियत तो नहीं हो सकती ट्रस्ट। ये इसके ऊपर अगर मैं सफदर शहीन साहब से पूछूं। जी प्लीज। जी हर शख्स की ना दो अहलियत होती हैं, एक उसकी लीगल अहलियत होती है जैसे कोई कंपनी है या जैसे कोई ट्रस्ट है, और एक उसकी फ़िज़िकल अहलियत होती है इंसान की, जैसे मैं हम लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह ट्रस्ट एक लीगल एंटिटी है और इसका फ़िज़िकल एंटिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़िज़िकल एंटिटी चेंज होती जाएगी, ट्रस्ट जो है ना ये चेंज नहीं होगा, ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा हो सकता है। जिस तरह और बहुत सारे ट्रस्ट हैं और वो ट्रस्ट चेंज होते रहते हैं, जैसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं,
उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, वो ट्रस्ट बने हुए हैं, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसको चेंज होते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। जैसे डॉक्टर कदीर का है, बाकी मैं सभी के नाम नहीं लेना चाहता। एक दो चीज़ें यहाँ पे मैं गोशगुजार कर दूँ विद योर परमिशन। पहली बात तो ये कि जो मलिक रियाज साहब को फ़ाइन था, वो फ़ाइन नहीं था, वो लैंड कंपनसेशन थी, और वो जो लैंड कंपनसेशन का असेसमेंट ऑर्डर था वो गलत था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा असेसमेंट करवाई थी, और असेस करवा के तो 1000 अरब उसकी कास्ट लगाई गई थी, ये फ़ाइन नहीं था। और उनको कहा था कि ये इंस्टॉलमेंट में आप पेश करेंगे। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट में पेश हो रही थी। जो 190 मिलियन था, इसकी यूके में कुछ और इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि मैं अभी वहाँ से हो गया हूँ, मैंने इस केस के हवाले से पर्टिकुलरली वहाँ चेक किया था। वो इस वक्त पंडोरा बॉक्स नहीं खोला जा सकता, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि 190 मिलियन आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। नैब के कानून जो सेक्शन 9 और 25 वो बड़े अबंडेंटली क्लियर हैं कि आपने नेशनल एक्सचेकर्स के लॉस को पकड़ना है। यहाँ पे 30+ विटनेसेस हो चुके हैं जो कंप्लीट हुए हैं, और उनमें से जितने भी विटनेसेस हैं उनसे जब ये पूछा गया है, ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड रहेगी जो मैं अभी बात करने लगा हूँ, कि स्टेट को फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ, और उन सब ने कहा कि फाइनेंशियल लॉस कोई नहीं हुआ स्टेट को। और उसमें से सिर्फ ये हुआ है कि जो पैसे थे वो गवर्नमेंट या रियासत के अकाउंट में आने चाहिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने असेसमेंट के तहत प्राइस इंक्रीज़ की थी कराची बहरिया की, वो उस अकाउंट में गए हैं। जहाँ तक ये बात है कि वो पैसे उस अकाउंट में जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी राय में वो नहीं जाने चाहिए थे। अब इसमें एक और लीगल पॉइंट है कि क्या ये जो डिसीजन है आपकी कैबिनेट का, ये इनलीगैलिटी है कि इरेगुलरिटी है। अब अगर तो इसमें भी फर्क है जी, इसमें बिल्कुल फ़र्क, मैं वही बताने लगा हूँ। अगर तो इलीगैलिटी है तो आप बताएंगे कि फ़लाँ सेक्शन, फ़लाँ एक्ट, इसको आपने वायलेट किया, इसको ऑफेंड किया है। अगर कोई सेक्शन पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि NCA की मनी जो कि 77 ईयर्स में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में आई है, इससे पहले कभी नहीं आई, ये पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ ये भी, तो वो ऐसा हमारे यहाँ ऐसा कानून ही कोई नहीं है कि जिसकी वायोलेशन हुई हो विदाउट एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, कि ये उस अकाउंट में नहीं जाने चाहिए थे। ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने थ्रू प्रॉपर चैनल इन्वेस्टिगेट करके तो इनको ये पैसे वापस किए कि इसकी पीछे बैकिंग नहीं दे सके। नहीं, इसके आप ये भी समझते कि उस वक्त की जो हुकूमत थी उसकी भी ये कामयाबी है कि वो, मैं यही बताने लगूँ उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने इसको बड़ा प्रॉपरली और बड़ा हार्डली परसू किया था, और ये केस पहले से नेशनल क्राइम एजेंसी ने एट इट्स ओन स्टार्ट किया था। वहाँ पे कुछ रेटिंग चलती हैं कि एक अकाउंट में अगर इससे ज़्यादा अमाउंट आएगी तो वो अकाउंट जो है उसके अगेंस्ट जो है स्केप्टिकल और या उसको डाउटफुल डिक्लेयर करके तो उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और नेशनल क्राइम एजेंसी उस वक्त तक उसको डिक्लेयर नहीं करती जब तक वो उस बंदे से सारा उसकी पूछ पड़ताल या मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर ली। तो हमारी तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं करते कि इन्वेस्टिगेशन को जो पावरफुल मुलज़म है तो उसकी और होगी, गरीब आदमी तो उसकी और होगी। वहाँ पे रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। जब उनको ये यकीन हो गया कि इसके पीछे जो बैकिंग है, जहाँ से ये पैसे आए हैं, वो हमें मलिक रियाज ने कोई सोर्स या मीन्स नहीं दिए, देन दे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी उससे कोऑर्डिनेट किया, तो उनको बताया। इस गवर्नमेंट ने फिर उस वक्त उनको कहा कि हाँ ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग है तो ये हमें वापस किए जाए। इन्होंने उसको वापस लेके आए, लेकिन ये रहने गवर्नमेंट के अकाउंट में चाहिए थे, उस अकाउंट में नहीं जाने। तो दूसरी बात आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने चाहिए थे। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेंट दिया है उसको कोई भी इलीगल एक्ट है, जैसे आपने कहा कि संडे को क्यों मुलाकात करवाते हैं, जो जेल मैनुअल है उसमें सिर्फ 5 से 6 दिन मुलाकात है। अगर कोई अर्जेंसी ना हो जाए या कोई ऐसा काम ना हो जाए, एक्सेप्शन हो, तो उसमें सुप्रीम जेल के पास पावर है कि वो जेल किसी वक्त खोल के किसी की मुलाकात करा सकता है। ये मुलाकात क्योंकि वो जितने भी मुलजमान हैं वो जुडिशल कस्टडी में है,
इसी तरह यहाँ जो एक्ट किया गया है, कैबिनेट ने जो किया है, उसको सिर्फ ही इस लीगल पॉइंट उसमें ये है कि वो इलीगैलिटी है, इरेगुलरिटी है। नहीं, लेकिन छुपा कर जो है वो प्रूव करा लेना, ये आप इसको इलीगल कहेंगे, आप क्या कहेंगे? नहीं, जो छुपा कर प्रूव करवाना ज़ाहिर उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि वो ओपन नहीं की जा सकती। लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं नैब का लॉ पढ़ा, मैंने ट्रायल किया है कि नैब में ऐसी कोई आज तक प्रोविजन नहीं है, अभी तक जितना भी नैब है, अमेंडमेंट से पहले भी बाद में, और ना नेशनल क्राइम एजेंसी से पहले, ये अपनी नुयत का फर्स्ट इंप्रेशन केस है ये। और ये आप समझते हैं कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं है? मियां दाऊद साहब कह रहे हैं ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, जब यहाँ पर लॉस आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, फाइनेंशियल लॉस। नहीं, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल इस हद तक तो ज़रूर है कि वो जिस अकाउंट में जाने चाहिए थे वहाँ नहीं दूसरे अकाउंट में रखे गए, और जो उसमें कवर किया गया वो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो कैबिनेट की डिसीजन और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेंट। मेरे ख्याल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उसी वक्त कैबिनेट की इस डिसीजन को जब उन्होंने ये पूछ के और जब भी उस अकाउंट में पैसे भेजे थे तो ये सारी प्रोसीडिंग उस अकाउंट के साथ लगी हुई हैं। ये जो ऑर्डर किया है कैबिनेट में उसमें सारी डिटेल शामिल है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त इसको रोक देना चाहिए था कि नहीं, ये क्राइम प्रोसीड है तो ये स्टेट के गवर्नमेंट में जाएगा जिस तरह एनसीए ने दिए हैं। मियां दाऊद साहब बताइएगा कि अगर उन्होंने मंगवा ही लिए पैसे वापस, और जिस तरह अभी सफदर शहीन साहब ने बताया कि कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, पैसे पड़े हुए हैं, अब आज तक पड़े हुए हैं, और अगर वहाँ पे कोई एक ट्रस्ट भी बन गया, अगर यूनिवर्सिटी बन गई और मुफ्त तालीम दी जा रही है, कोई किसी ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया और उस वक्त की हुकूमत ने तेरे पैसे भी वापस ले लिए, तो फिर भी हम जो कह रहे हैं कि ये बड़ा केस है और सारा कुछ है, तो इतनी Credit नेक उनको भी नीयतें तो थी, देना हम। वो इतनी नेक नीयतें थी तो कैबिनेट में ओपनली उसके ऊपर डिबेट करवा के उसको कर देते। खुद अगर इतनी ही साफ शफाफ बस ये ये सारी इतनी सी ट्रांजैक्शन गलती- थी, इतनी साफ शफाफ ट्रांजैक्शन थी तो सुप्रीम कोर्ट को वॉलंटरली बता के कह देते। हुकूमत उस अच्छा, वक्त ये की भी कह ज़बानी देती ना कलामी या एविडेंस कि- है कैबिनेट के अंदर ज़बानी ये बातें हैं, या इसका भी कोई एविडेंस है कि उन्होंने ये बातें खुद ही हैं, तस्लीम अभी तक करते हैं। इसका एविडेंस नहीं है, वो खुद ये वो- बातें हैं। कोई शायद मियाँ साहब के पास इंफॉर्मेशन हो कि ये हमें पढ़ाए बगैर जो है अप्रूव कराया गया, और ये गवाह पूछ ने- लेते हैं। हाँ, जी, जी, मियां दाऊद साहब। ये गवाह ने जो इनकी कैबिनेट के वुजरा थे, उन्होंने अदालत में ये स्टेटमेंट दी है। ये किसी की प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जो है, कौन सा कोई ये परवेज खटक वगैरह और ये सारे जो वो तो पार्टी छोड़ गए हैं, फिर वो कैबिनेट के मेंबर तो थे ना जी उस वक्त। उस वक्त कैबिनेट उन्होंने उस ट्रांजैक्शन की बाबत अपनी एविडेंस जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड करवाई है। देखिए, ये तासुर देना कि ये नेशनल एक्सचेकर का लॉस नहीं हुआ, मलक रियाज का मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वो अवाम का पैसा नहीं है तो और किसका पैसा था? और अगर नहीं है तो आज आप वो पैसा अवाम में जो है, मेरी बात सुने, असूली तौर के ऊपर अगर वो पैसा जो है वो ये डिटर्मिन करते हैं, पीटीआई कहती है कि वो आवाम का पैसा था और दिस एंड दैट बला, तो आप वो जो बैरिया टाउन के मुतासरीन है वो 190 मिलियन पाउंड आप उनके अंदर तकसीम कर दे। असूली तौर के ऊपर भी उनको तकसीम करना चाहिए। उनसे पाकिस्तान का लूट कर सबसे तो वो मोतबर पैसा दारा सुप्रीम कोर्ट है, उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं पैसे, अब गुजारिश उनके अकाउंट में या हुकूमत के अकाउंट में है, अब ये भी क्लियर करें। मैंने तो आपसे पहले गुजारिश की कि सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहबान इस क्राइम पार्टनर के अंदर उतने ही जो है वो मुलजम बनते हैं जितने के बानी पीटीआई बनते नहीं, हैं। तो ये आप समझते नहीं कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का बहुत बरदारा, और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के क्या आप समझते कि बहुत एक आला सतही अदालत है, और वहाँ पर उनको नहीं चाहिए था आगे ये सारा वो काम करते? जी, उनको चाहिए था, लेकिन वो चाह क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि वो प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत पूरे सारे एक पेज पर चल रहे थे। ये सारी तयशुदा होकर ये चीजें उस हो वक्त रही की थी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान जी, और के ये बात तो पाकिस्तान के बच्चों को असबर होगी। इस पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया गया उसमें जनरल बाजवा से लेके, जनरल फैज से लेके, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से लेके, ये सियासतदानों से लेके, ये सारे इसमें इसके अंदर जो है तीनों माहिर कानून है। और आपसे सवाल करूंगा कि क्या जुडिशरी इस तरह चलती है? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। राव खालिद साहब बताइएगा कि ये क्या बात है कि जी आज हम कह रहे हैं कि उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी वो बानी पीटीआई के डायरेक्शन से चल रही थी, और उससे पिछली अगर बात कर ले तो वो किसी जो आप समझ लें कि नून लीग के किसी रहनुमा या उस वक्त के जो मियां नवाज शरीफ की डायरेक्शन से चल रही। तो आज की जो सुप्रीम कोर्ट है, फिर हम आगे जाके कहेंगे ये कब ख़त्म होगा? कि आप समझते हैं कि ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर चलता रहेगा? देखिए, ये बात तो पहले दिन से आया है कि उस वक्त ये तीनों जो यानी कि पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, ये सारी एक ही पेज पे थे, और इसमें कोई शक नहीं है।
इसलिए उस वक्त की बात के ऊपर आज भी एक ही पेज पर है। आज भी देखें एक पेज पे नहीं है, मैं ये कहूँगा फिलहाल कम से कम इस वक्त नहीं है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट कुछ और चाहती है, अदलिया कुछ और चाहती है, हुकूमत कुछ और चाहती है। तो ये तीनों में इस वक्त जो है ना एक फर्क है। नहीं, उस वक्त फिर क्यों नहीं थी एक पेज पर? ये तो उस वक्त एक पेज पे थे, एक पेज पर थे। बाजवा साहब भी एक पेज पे थे जो साथ थे, और उसके बाद साकिब निसार साहब, जैसे फैज़ हमीद साहब का नाम लिया, और इमरान खान साहब। और आपने जैसे अभी कहा कि उसका कोई एविडेंस है कोई बात का कि नहीं है। देखिए आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त, उनकी स्टेटमेंट जो है उस पर जो कोर्ट में, उसके बाद शेख रशीद साहब की जो है स्टेटमेंट, उसके बाद आप परवेज़ खट्टक की स्टेटमेंट, इस तरह के बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट्स जो है और गवाहों के जो बयानात होते हैं, ये स्टेटमेंट जो है इन्हीं के ऊपर फैसला होता है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपके आप खुद इसका मतलब है कि अदालतों में जितनी भी एविडेंस होती हैं, इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि अदालतों में जितनी भी एविडेंस होती हैं वो सारी फेक होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अदालत ने किसी न किसी एविडेंस के ऊपर, और कि जब चाहे वो डॉक्यूमेंटेड हो चाहे वो पर्सनली हो, इन्हीं के ऊपर फैसला करना होता है। अदालत के पास कोई अपने वो उसके पास अलामी जो है ना, अच्छा, अलाम क्लियर कर देंगे। आप समझते हैं कि इमरान खान के दौर में फेक थे, अब नहीं है? नहीं, उस वक्त देखे जो कुछ भी था आपके सामने है। अब फिर मैं यही कहूँगा, एक केस बताएं इमरान खान के खिलाफ जो फेक है, आप बताएं, गिनते हैं। 190 मिलियन पाउंड का डॉक्यूमेंटेड केस है, साइफर का डॉक्यूमेंटेड केस था। नहीं, ये मुझे बताया कि हाई कोर्ट से मियां दाऊद साहब कुछ केस तो खत्म भी हुए ना, हो गया ना, फारक कोई भी नहीं हुआ, फारक कोई भी नहीं हुआ। साइफर का केस डॉक्यूमेंटेड था। ये बात जरूर कहें कि प्रोसिक्यूशन ने सजाएं हुई थी वो क्यों फिर उड़ी हैं? कौन सी सजाएं? मुख्तलिफ केसेस में। नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, उसमें जमानतें हुई हैं, उनकी जमानतें हुई हैं। साइफर का केस दुरुस्त था, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन की नाकामी की वजह से, नालायकी की वजह से जो है वो केस खराब हुआ। इद्दत का केस हुकूमत ने बनाया, किसने बनाया? उनका अपना जाती घर का केस था ना, उसका तो हुकूमत के साथ कोई लेना देना। मैं मियां दाऊद साहब से इस नहीं, वो तो एक बड़ा जाती केस है, उसको तो आप हुकूमत के केस है ना, जाती केस के ऊपर मैं बात बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन केस था ना उसका हुकूमत से। आप बताएं ना कौन सा केस है जिसके अंदर एविडेंस नहीं है, वो झूठा है, सियासी है। 9 मई नहीं हुआ क्या? हमने और आपने यहाँ पे आर्मी तनसीबात के ऊपर हमले होते हुए नहीं देखे? तो ये झूठा केस कैसे हो गया? आसिफ अली जरदारी साहब तकरीबन 10 साल केसेस उनके ऊपर रहे हैं, वो बाहर आए हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। मियां नवाज शरीफ की बात कर लें, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ केस बिल्कुल बोगस से बेबुनियाद थे। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस बिल्कुल बोगस और बेबुनियाद थे। आप इमरान खान साहब के खिलाफ केस बताएं कौन सा बोगस और बेबुनियाद है? मियां दाऊद साहब आज से फिर जो वक्त बताएगा, उसके बाद आप यही कहेंगे ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और बनाए गए केस आने वाले सालों में। मैं नहीं कहूँगा। चलो आप देख, लेट्स सी, आगे आने वाला टाइम हम देख लेते हैं। अच्छा सफदर शाहीन साहब, आप क्या इस पूरे मामले के ऊपर आप क्या कहते हैं? आप अभी मेरे दोस्तों ने जो 2-3 नाम लिए हैं कि परवेज़ खट्टक ने बयान दिया है, शेख रशीद ने बयान दिया है, वो आजम खान के शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ठीक है, अब देखें ये इसी तरह ही है कि जैसे 10 चोर मिल के चोरी करें तो उनमें से 7 कहें कि जी हमें माफ़ी दे दें, 3 पे डाल दें मुद्दा। उनकी तो आर्टिकल 16 और 129B जो है, अगर उसको पढ़ लेकर उन्हें शायद आर्डर को तो उस पर रिलायंस ही नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट की लातादाद जजमेंट्स हैं। अब मुलजम जो एक नहीं, लेकिन शाहीन साहब ये सारे कैबिनेट में थे तो इन्होंने आंखें बंद करके मैं अगली बात यही करने लगा हूँ। अब इनको इनका ईमान जाग गया, इनको याद आ गया जब इनको पता चला कि ये कोई कार्रवाई होने लगी। अगर ये तज़किया तो शहूद जो कानूनी शहादत आर्डर की बुनियाद है उस पर पूरा उतरते हैं तो इन्होंने उस वक्त क्यों इसको पास किया है? उसके बाद फिर दूसरा कहियन आ गया, अगर इन्होंने पास कर दिया, गलती लग गई इनको, तो जब इनको पता चला कि ये काम नहीं होना चाहिए तो इन्होंने उस वक्त क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? क्या इनका ईमान उसी वक्त जागता है हमारे पॉलिटिशियंस का? ये लोग जो पावर में होते हैं कि जब इनको जूते पड़ने लगते हैं, जब ये मरने के करीब होते हैं, जब दूसरी पार्टी में इनको जाने का कहा जाता है, उसकी एविडेंस की वैल्यू क्या है? जो बंदा तज़किया तो शहूद पे पूरा नहीं उतरता, जो खुद उसमें मुजरम है। ये इसी तरह है कि 7 बंदों ने मिलकर रेप किया तो 3 ने कहा जी मैं बाकी सभी की डिटेल बता दूंगा, मुझे माफ़ कर दें, 3 को माफ़ कर दें। वो 3 वो होते हैं कि जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा पैसे लगाते हैं। हमारा तो कानून का इस तरह मजाक उड़ता है। आप उन 7 को सजा देंगे, कैसे 3 को छोड़ सकते हैं? उनका जुर्म भी उतने, 1 मिनट मियाँ साहब, उनका जुर्म भी उतना ही है, बानी पीडीए का जुर्म भी उतना, सारे बराबर पे एक पेडिस्टल पे 1 इंच का, 1 सूत्र का भी ऊपर नीचे नहीं है। तो आप जब ये करेंगे तो इसी बुनियाद पे ये केस इसी बुनियाद पे कि एक्यूज जो हैं उनकी बुनियाद पे स्टेटमेंट पे नुसराव इसी पे खत्म हो जाएगा। ये लिख ली आज की ये बात, इतना वीक केस है कि इसके पास इंडिपेंडेंट विटनेस कोई नहीं। मैं तो कानून का तालिब इल्म, मैं तो कानून से बाहर की कोई बात नहीं करूंगा।
पार्टी में क्या होता है, आप किसी भी पार्टी के, मुझे कोई नहीं है, पीछे क्या होता है कोई नहीं। आपने जिस केस की बात की है, इसका मैं अभी कहते हैं मेरे से जो लीगल एनालिसिस फर्दर करवाना है मुझे बताएं, मैं उसको बता दूं। अगर उसमें 19 का 20 या 20 का 19 हो सकता है, जो मैं एनालिसिस दे दूंगा 10 का 20 नहीं होगा जी उसमें। मियां दाऊद साहब, मैं गुजारिश कर रहा था, ये पीरजादा साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं वो सारे आप जुबानी गवाह जो है ना वो साइड पे कर दें। डॉक्यूमेंट को कैसे नेगेट करेंगे आप? कौन सा डॉक्यूमेंट? जो जो 190 मिलियन पाउंड्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप कहां फेंकेंगे? आप गवाहों के बयानात को छोड़ दें, आप आजम नियाजी के बयान को छोड़ दें, आजम खान के बयान को छोड़ दें, परवेज खट्टर के बयान, सबको छोड़ दें, डॉक्यूमेंट्स को कहां पे आप मियां साहब फेंकेंगे? हमें भी कुछ बता दें वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं सर जिसकी बुनियाद पर हम भी कहीं बता दें कि ये वो 190 document है। मिलियन पाउंड को आप जहां से पाकिस्तान में आया और जहां पर गया और उसके इवज अलकादर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी उसी मुल्ज़म ये ने यहाँ पे उनको ट्रस्ट के दी। हम तकरीबन कुछ 40 मिनट से इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके एवज बार-बार वो क्या ये चार डॉक्यूमेंट जो है, ये इन चार डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स जो है वो काफी लेकिन इसका ये फैसला डॉक्यूमेंट कहीं पे नहीं है कि उसके एवज अल कादर ट्रस्ट की जमीन ली गई। ये अगर है तो बताएं, मैं ताकि हम भी लोगों को बताएं। वो अलकादर ट्रस्ट की जमीन किसने दी? किसने दी? मलिक रियाज साहब ने दी। फिर कैसे आप कह रहे हैं कि वो ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है? ये आप इस बात में खामियां तलाश कर सकते हैं, हर मुकदमे में होती हैं, हर मुकदमे में की जाती अच्छा है। नहीं, लेकिन ये बड़े बड़े लैकुनात रह जाते हैं, बड़े बड़े लैकुनात तो मियां साहब आपकी बात ठीक, आपने कड़ी से कड़ी मिला दी, लेकिन जो कोर्ट ऑफ लॉ उसके ऊपर तो एविडेंस के ऊपर बात की जाती है। ये तो आप माशाल्लाह तीनों बड़े मंजे हुए जो है वो हमारे कानून है, हम भी आपसे सुन करके ये बात सुनी है, जेल में आई कि एविडेंस होता है। हम सब वकला में से कोई भी इस बात के ऊपर नहीं कहेगा, अगर तो इस मुकदमे की एविडेंस कानून के मुताबिक जुर्म की तरफ लेकर जाती हुई तो ट्रायल कोर्ट उनको सजा दे देगी, अगर ना जाती हुई तो कोर्ट उनको बरी कर देगी। इसमें क्या बात है? अगर उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट हुआ, अगर उसके अंदर ट्रेल ना हुई, अगर उसके अंदर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जो है वो ना साबित हुआ तो वो बरी कर देगी। खालिद साहब से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि भी एक ट्रस्ट बनाया गया है और उससे जो है वो अगर फ्री वहाँ पर जो है वो एजुकेशन दी जा रही है और इससे जाती अगर फाइनेंशियल कोई फायदा है बानी पीटीआई को फिर तो कहा जा सकता है, लेकिन अगर जाती फायदा नहीं है, ट्रस्ट है और वहाँ पर जो है वो शहरियों को, अवाम को, जो है वो स्टूडेंट्स, उनको अगर फ्री पढ़ाया जा रहा है तो इसमें आप समझते हैं बुराई है ये इस तरह? क्या आपने वहाँ पे जाके कोई प्रोग्राम किया है अलकादर ट्रस्ट की, जो जाके वहाँ पे आपने कोई विजिट फ्री नहीं है? कोई आपने विजिट किया है वहाँ पे जाके देखा है कि कितने बच्चे, कितनी बच्चियाँ वहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? या इसका इस बात को बतौर डिफेंस इमरान खान ने अदालत में लेके आए, कोई सबूत दिया? इस चीज को पहले वहाँ पे जाके आप इसको अच्छा ये फ्री नहीं है? आप देखें ना जाके। मैं इमरान खान साहब अदालत में आके बता देते, बहुत इन्फॉर्मेशन है और इमरान खान साहब आके बता देते ना कि इतनी बच्चियां वहां पे फ्री पढ़ रही हैं, इतने बच्चे वहां पे फ्री पढ़ रहे हैं, इतनी फीसें हमने माफ की हैं, ले आते वहां पे डिफेंस। लेके क्यों नहीं आए? जिस तरह वो शौकत खानम का करते हैं, शौकत खानम का ठीक, उसके ऊपर हमें ट्रस्ट है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसके बारे में इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो बिल्कुल 100% दुरुस्त काम हो रहा है। यहाँ पे कैमरामैन हमारे, उनका फ्री ट्रीटमेंट हुआ है, अगर वो जो एक उनका एसओपी है उसके मुताबिक अगर ट्रीटमेंट में पहुंच जाते हैं। मैंने क्या कहा कि मैं उस बात को 100% तस्दीक करता हूँ, उसके ऊपर तो बिल्कुल कोई बात डिबेट हो ही नहीं सकती। बात हो रही अलकादर की, आप वहां जाके कोई प्रोग्राम करके चेक करें। नहीं, लेकिन ये हुकूमत तो फिर जो है वो मेरी बात सुने, तो ये बात पकड़ लेती अभी तक कि भाई वहां पे तो कोई फ्री नहीं पढ़ाया जा रहा। हुकूमत तो बैठी हुई है कि एक एक चीज पकड़ने के लिए। सर मुल्ज़िम अपना डिफेंस ले आता ना अदालत में, तो वो लाके अपना रिकॉर्ड, उसकी यूनिवर्सिटी है ना, वो ट्रस्टी है ना, वो ले आता रिकॉर्ड ले आके कह देता कि सर मैंने इसमें से कोई मुल्ज़िम तो जेल में है, आप उसकी छोड़े, आप हुकूमत इस बात मुल्ज़िम के लिए यहाँ से बैठ के जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है वो कैंपेन चला सकती है, लेकिन एविडेंस नहीं यहाँ पे लाके दे सकती। मुल्ज़िम का घर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेगुलराइज करना था तो बंद बैंक की रसीदें जो है वो जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है वो यहाँ पे दे सकती है। बानी पीटीआई अलकादर ट्रस्ट में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो चीजें लाके नहीं दे सकता था। छोड़े साहब बताइएगा कि ये एक नई बात निकल आई कि वहाँ पे पता नहीं, अब जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फ्री वहाँ पे जो एजुकेशन दी जा रही है नहीं दी जा रही है, ये भी एक बात सर। ये तो वो बात आप कर रहे हैं कि एक बंदे को सजा देनी है तो एक साथ जा रहा है, इसको भी तो 4 लीटर मार दें। भी देखें ये केस हमारा जो कानून है उसके मुताबिक ये केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट, ये ओरिजिनल वर्ड्स हैं सीआरपीसी के, उसके तहत ये गवर्नमेंट ने साबित करना है, जिसने ये केस बनाया है हुकूमत ने, नैब ने साबित करना है। इसका डिफेंस ये नहीं हो सकता। नैब के लॉ के मुताबिक तो बारे सबूत मुल्ज़िम पे है। मेरी सुन लेना, अब जो नैब का कानून है, आपने ये नहीं पढ़ा बारे सबूत, उसमें एम्बेजलमेंट का नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रेच बियॉन्ड देयर अथॉरिटी का केस है।
तो बारे कोई सबूत कानून उसमें भी कैसे तब्दील हुआ होगा? है, वो क्या बात- नहीं, मैं बताता हूँ, ये बारे सबूत जो वो कह रहे हैं वो मिक्स कर गए ना दोनों में, इसीलिए थोड़ा सा आपको केस का ब्रीफ दिया। केस का ब्रीफ अगर पढ़ा हो ना तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर मेरी तनख्वाह जो है 1 लाख रुपया है तो मेरे खर्चे जो है 90,000 हैं, तो मेरे पास ये फ़ोन है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, तो मुझे नैब पूछ सकती है, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो ये फ़ोन आपके पास कैसा है, मैं जस्टिफाई करूँगा, बर्डन शिफ्ट हो बिल्कुल, गया, ये ठीक तो पूछा जा है। सकता। अब ये केस नहीं है, ये तो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि पैसे इधर ही हैं, जैसे आपने 70 दफ़ा कहा है, राव साहब ने कहा है, मियाँ साहब खुद मान रहे, वो पैसे के एम्बेसडमेंट का केस ही नहीं है। केस ये है कि कैबिनेट ने अपनी अथॉरिटी जो है ये इसको दे हैव वेंट बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। अब उर्दू में इसको जैसे कह लें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। तो ये उस बंदे ने नहीं साबित करना है, ये दोबारा जिसने केस बनाया उसने साबित करना है। इसमें और पैसों में नैब का लॉ बिल्कुल डिफरेंट है। मियाँ साहब बेयर मी आउट, बेयर मी एंडोर्स करेंगे मेरी इस बात को। अगर पैसों की बात होती, मियाँ दाऊद वाज एब्सोल्युटली राइट। जहाँ अथॉरिटी की बात होगी तो मैं तो ये कहूँगा कि मैंने अथॉरिटी नहीं यूज़ की और उस अथॉरिटी को सेंटिफाई कर दिया, उसके ऊपर पोछापाछी कर दी, उसको कवर कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जब ये केस सारा बना के सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई, तो पोचा पाची जेड़ी है ना वही जुर्म थे। जुर्म ठीक है, मैं नहीं कहता वो पोचा पोची जुर्म है। मियाँ साहब, मैं आई वुड बी द लास्ट पर्सन, मैंने पहले कहा कि अथॉरिटी जो है ना ये प्रॉपर यूज नहीं हुई, इलीगैलिटी है या इरेगुलरिटी, मेरे नजदीक दिस इज इरेगुलरिटी। और आप ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस जाएगा, नोट कर लीजिए कि इरेगुलरिटी होगी, इलीगैलिटी नहीं डिक्लेयर हो सकती। अब वो जो इलीगैलिटी थी या इरेगुलरिटी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया। अब आप किस तरीके से वो पिछले बंदे को पकड़ेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कर दिया राइटली और रॉन्गली। यहाँ पे ऐसा होता है, एक बंदे को ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद दे दी है, उसकी अपील पेंडिंग है, वो बेचारा 25 की बजाय 14 की बजाय 25 साल गुजार के भी बैठा होता, जी मेरी अपील पेंडिंग है। उसमें किसका कसूर है? हमारे सिस्टम का। सिस्टम ठीक नहीं है। तो यहाँ सिस्टम की भी कोई बंदा कहे ना, जैसे मियाँ साहब ने कहा है, सिस्टम जब हम सिस्टम को, जब तक हम नहीं, ये तो वो मानते कि सिस्टम ठीक नहीं है। जब 77 साल भी में ठीक नहीं ऑब्सोलीट सिस्टम जो है उसको चला रहे हैं, सिस्टम को तो खुदारा थोड़ा ठीक कर लेना। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा फिर कैसे चलेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ना किया होता तो फिर तो ये क्लियर कटिंग दोनों में से एक आज है कि मेरे नज़दीक इरेगुलरिटी है, मियाँ साहब के नज़दीक इलीगैलिटी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। मियां दाऊद साहब, पिछले 75 सालों की अगर बात करें तो कई सियासी केस बने, कई जो है वो लोगों के ऊपर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने के केसेस हुए। आज तक कोई ये एक सबसे example आसान केस है पाकिस्तान के अंदर हमारी बता दें कि तारीख सजा में, हुई हो, किसी सबसे को आसान केस है ये कैफर किरदार तक पहुंचाया गया हो, फिर ये बातें ही हैं सियासी। सियासी मुकदमात की तो मैं आपकी बात से 100% जो है तो फिर ये वो मान agree गए करता हूं। ये कैसे सियासी केसेस हैं सर? नहीं, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। सियासी केसेस सियासतदानों के ऊपर बनते हैं। हाँ जी, ये सियासी केस कैसे है? किसी सियासतदान ने अगर कत्ल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो सियासी केस हो गया? ऐसी बात नहीं है। सियासतदान के ऊपर केस बनने से उसका जुर्म मेरा है तो वो सवाल ये है कि सजा आज तक बता दें कितने लोगों को हुई है। सर अगर तो ये ठोस, मैंने पहले भी गुजारिश की, हम सब इसमें इस बात के ऊपर मैंने गुजारिश की, अगर तो ये ठोस एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने एस्टेब्लिश की है तो फिर तो सजा होगी। अगर ये ट्रायल कोर्ट इसको तस्लीम करेगी कि ये एविडेंस जो है वो काबिल सजा नहीं है तो वो उसको बरी कर देगी। हम तो पिछले सालों की बात करके इवन जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम साहब का, उनको सजाए मौत दे दी गई थी, तो वो भी हम आज जाके कह रहे हैं कि वो गलती थी। ये उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिसने पहले फांसी कंफर्म की थी, उसी सुप्रीम कोर्ट राव ने खालिद कहा साहब, है। ये तो आपके रेलिवेंट है ना। अब आप तो बात करें कि सियासी केस सियासी होते हैं। आपका तो जो कायद है आपकी जमात का बानी, उनके ऊपर जो आज हम कह रहे हैं कि वो उस वक्त फैसला जो दिया गया था वो सियासी फैसला था, गलत फैसला था। देखिए, वो एक जो केस है ना जी, उस केस में बड़ा क्लियर है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो मशवरे में शामिल हो उसको कभी सजाए भी मौत नहीं दी जा सकती, ना दी गई है, सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के। ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक हो जी। और ये इंतहाई इलीगल प्रैक्टिस थी जो हमारे जो साबका जो डिक्टेटर थे उनके दबाव में आके अदालतों ने दी। मैं बिल्कुल क्लियर ये बात करता हूँ। ठीक हो गया। इसमें अब मैं लंबी चौड़ी उसमें डिबेट में जाते तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो केस का फैसला भी आज था तो फिर आगे जाके हम ये भी सोचेंगे यार तारीख। अब इसमें बात आ गई जो अभी मेरे भाई जो टाइम खत्म हो चुका है, सफदर शाहीन साहब जो कह रहे हैं कि ये इरेगुलर है या इलीगल है, ये इलीगल है। चलो लेट्स सी, देखते हैं अब क्या बनता है। बहुत शुक्रिया मियां दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे। राव खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और माहिर कानून सफदर शाहीन साहब तफसीलन जो है वो 190 मिलियन पाउंड की इसके ऊपर बात की। क्या फ़ैसला आता है, कब फैसला आता है, लेट्स सी। तो नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। तब तक के